हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड सॉरी विथ माइक। तो आज हम अपने ग्राफ्स के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 27 करने जा रहे हैं। ठीक है, और मैं फिर से रिमाइंड कराऊंगा, मेरा ग्राफ कंसेप्ट्स एंड क्वेश्चंस के प्लेलिस्ट काफ़ी लोगों ने इस पर कमेंट किया है एंड पीपल आर लाइकिंग इट, क्योंकि मैंने बहुत बेसिक से ग्राफ को समझाया है। अगर आप बिगिनर भी हो तो आप समझ जाओगे। ठीक है, आपने स्टैक क्यू ये सब नहीं किया है, डायरेक्ट भी आप ग्राफ स्टार्ट कर सकते हो। इतना ईजी प्लेलिस्ट है, तो उस प्लेलिस्ट को अगर आप कर रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं कर रहा हो तो एक बार ट्राई कर लो। ठीक है, द लीड कोड नंबर 399 आज हम करेंगे। मार्क तो मीडियम है, बट एक बार आप स्टोरी समझ गए, ठीक है, एक बार इंट्यूशन समझ गए तो बहुत ईजी हो जाएगा ये। ठीक है, आई एम प्रॉमिसिंग यू इट विल बिकम वेरी ईजी। ओके, क्वेश्चन का नाम है इवैल्यूएट डिविजन। ठीक है, इट हैज़ बीन आस्क्ड बाय मेटा एंड अमेजन। इनपुट और आउटपुट देखकर समझते हैं कि क्वेश्चन क्या है। ओके, तो देखो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन में बता रखा है कि आपको एक इक्वेशंस नाम का वेरिएबल दे रखा है। ठीक है, ये दे पहला इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन आई में दो चीज़ें होंगी, ए और बी। ये देख रहे हो, ए और बी स्ट्रिंग है। ठीक है, तो वो वेरिएबल है एक्चुअली, ये रहा, ये वेरिएबल है सारे, है ना। और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जैसे ये ए कॉमा बी है ना, तो उसका अगर डिवीजन करोगे ए बाई बी तो जो वैल्यू आएगी वो वैल्यूज अरे में दे रखा है। देख रहे हो, तो ए कॉमा बी की वैल्यू क्या है 2.0, बी कॉमा सी यानी कि बी बाई सी की वैल्यू दे रखी है 3.0। ठीक है, 3.0। तो क्वेश्चन ऐसा दे रखा है, यहाँ तक क्लियर है, काफ़ी सिंपल था। अब ये आपको क्या बोलता है कि वेयर क्वेरीज जे इज इक्वल टू सी जे डी जे रिप्रेजेंट द जेथ क्वेरी वेयर यू मस्ट फाइंड द आंसर। मतलब क्वेरीज नाम का भी एक वेक्टर है, यहाँ पर ए कॉमा सी है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ये आपको ए बाई सी निकालने को बोल रहा है। गिवन क्या है देखते हैं, ए बाई बी गिवन है और क्या दिखा हुआ है, बी बाई सी गिवन है। ये आपको ए बाई सी निकालने बोल रहा है। ओके, और क्या बोल रहा है, बी बाई ए निकालने बोल रहा है। ठीक है, और आपको ए बाई बी और बी बाई सी पता है यहाँ से। ओके, तो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे ज़रूरी चीज़ है इंट्यूशन समझना। ये ग्राफ का प्लेलिस्ट है तो डायरेक्ट मत सोच लो कि हाँ ग्राफ से ही बनेगा। ठीक है, पहले तो समझोगे ना कि आपके मन में क्या क्या चीज़ें आएंगी। मान लेते हैं डायरेक्ट ये क्वेश्चन किसी ने पूछ दिया, तो आप कैसे पकड़ोगे यार कि ये ग्राफ का क्वेश्चन है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है जो कि मोस्टली वीडियोज़ में नहीं बताते हैं। यू शुड बी एबल टू फिगर आउट कि भाई ये ग्राफ का क्वेश्चन आखिर कैसे है, किसी के दिमाग में ये कैसे आएगा कि ये ग्राफ का क्वेश्चन ही है। ठीक है, तो वो भी समझेंगे अच्छे से। और क्या बोल रखा है, रिटर्न दी आंसर्स टू ऑल क्वेरीज। ठीक है, इफ़ अ सिंगल आंसर कैन नॉट बी डिटरमिन्ड -1.0 भेज देना। ठीक है, अगर कोई आंसर नहीं मिलता है तो -1.0 भेज देना। द इनपुट इज़ ऑलवेज वैलिड। ठीक है, कोई भी कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होगा, है ना। ऐसा नहीं है कि ए बाई बी की वैल्यू 3 है तो बाद में सॉल्व करने पर आपको ए बाई बी की वैल्यू 4 भी निकल गई, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, हमेशा वैलिड इनपुट होगा, कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये बोल रहा है कि अज्यूम कर लेना कि कभी भी डिवीजन बाई ज़ीरो वाला सीन आएगा ही नहीं। डिवीजन बाई ज़ीरो वाला सीन नहीं आएगा तो उसकी टेंशन आप मत लो, आपको एक्स्ट्रा चेक लाने की ज़रूरत नहीं है। चलो ठीक है, ये भी अच्छा टेंशन ख़त्म कर दिया इन्होंने। और एक और चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है ना, देखो यहाँ पर क्या है ना, क्वेरीज में ए बाई सी पूछा है, चलो ठीक है। फिर बी बाई ए पूछा है, ए बाई ई पूछा है। भाई ई तो है ही नहीं, है ना, यहाँ पर ई तो है ही नहीं ना, यहाँ कहाँ ई दे रखा है, ए बाई बी और बी बाई सी दे रखा है। तो ए बाई ई कहाँ से निकालोगे जब ई वेरिएबल था ही नहीं मेरे पास, तो उसके करस्पॉन्डिंग -1 भेजना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। फिर ए बाई ए है, उसके बाद देखो एक्स बाई एक्स है, तो एक्स तो अवेलेबल ही नहीं है ना हमारे गिवन इनपुट में, इक्वेशन में एक्स तो है ही नहीं, तो आँख बंद करके -1 भेज देना। ठीक है, अगर कोई वेरिएबल नहीं मिलता है तो -1 भेज देना, कुछ और चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि भाई इंट्यूशन क्या होगा, बिल्ड कैसे करेंगे सोल्यूशन, कैसे सोचेंगे कि ये ग्राफ का क्वेश्चन है। ओके, तो देखो सबसे पहले तो हमारे मन में यही सारे सवाल आएंगे कि भाई कैसे, ग्राफ कैसे है ये, और ग्राफ से है भी तो कैसे बनाएंगे। यही सब तो है इंट्यूशन का पार्ट, है ना, तभी बिल्डअप का होगा सोल्यूशन। तो सबसे पहले समझते हैं ये सारी चीज़ों का आंसर, उसके बाद ही हम अप्रोच पे बढ़ेंगे। मैं डायरेक्ट अप्रोच नहीं बताने वाला आपको, वरना आप कुछ सीख नहीं पाओगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यार देखो, सबसे पहले ये मान के चल लो कि आपको पता ही नहीं है कि ये ग्राफ का क्वेश्चन है। ठीक है, ये मान के चल लो। अब देखते हैं कि आप कैसे अप्रोच लेते हैं अगर आप कोशिश करते तो। ठीक है, ये हमारा इनपुट दे रखा है, ठीक है, कि ए बाई बी 2 है और बी बाई सी 3 है, और ये हमको बोल रहा है ना कि भाई ए बाई सी निकाल के दिखाओ। ठीक है, ए बाई सी निकाल के दिखाओ। ओके, तो अब ये ऐसे सोचो, यहाँ पर ए बाई बी और बी बाई सी दिया हुआ है, तो ए बाई बी को अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए बी बाई सी से तो ये बी कट जाएगा और ए बाई सी नहीं निकल जाएगा, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि ए बाई बी को मल्टीप्लाई कर दिया किससे, बी बाई सी से, तो 2 3 6 आ गया। तो ए बाई सी मेरा
6 निकल गया। चलो बहुत अच्छी बात है ना। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करते, आप ऐसे करते कि भाई ए जो है अगर वो बी से डिवाइड हुआ तो मुझे 2 मिल रहा है, चलो अच्छी बात है। बी जो है अगर वो सी से डिवाइड हुआ तो वो मुझे 3 दे रहा है ना। ये तो इनपुट था मेरा, तो मैंने ऐसे कुछ अपने मैप में स्टोर कर लिया। ठीक है, ऑब्वियस बात है मैप तो यूज़ करना ही पड़ेगा ना। अगर आप ग्राफ के बारे में सोच ही नहीं रहे तो ग्राफ मैप के बारे में तो कम से कम सोचोगे ही कि भाई ऐसा मैप में कुछ स्टोर करना पड़ेगा ताकि आप आराम से पता कर सको कि ए को डिवाइड किया बी से तो 2 आया, बी को डिवाइड किया सी से तो 3 आया। ठीक है, अब आप ऐसे सोचो कि आपको क्या चाहिए, ए बाई सी पूछा है ना, मतलब आपको चाहिए ए से सी डिवाइड किया तो क्या आएगा, यही तो पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो देखा जाए तो आप यहाँ से फिगर आउट देखो कर सकते हो, मतलब ए को सी से डिवाइड किया तो कितना आएगा वो पूछ रहा है ना। तो आपको ये तो पता है कि ए को डिवाइड किया बी से तो 2 मिला, फिर बी को डिवाइड किया सी से तो 3 मिला। तो देख रहे हो आप ए से गए बी के पास, फिर बी से सी कनेक्टेड था तो बी से गए सी के पास। ठीक है, और ए से बी डिवाइड किया तो कितना रुपये लगा था 2, कितना लगा था 2 ए बाई बी, और बी को सी से डिवाइड किया था तो आया था 3। ठीक है, तो देखा जाए तो मैं एक्चुअली में मैंने क्या किया, मैं ए से सी तक चल कर गया और जो जो नंबर मिलता गया मैं सबको मल्टीप्लाई करता गया, 2 3 6। ठीक है, तो देखा जाए तो इसलिए क्या बोल रहा है कि ए बाई सी निकालना है ना, तो मैंने ए से स्टार्ट किया। ठीक है, मेरा जो इनपुट था मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस जो इनपुट दे रखा था वो बना दिया यहाँ पर। ये मेरा इनपुट था ना, ये रहा, ये मेरा इनपुट है। मुझे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ए बाई सी, तो मैंने क्या किया, मैं ए को ढूंढा मैप में, मैं देखा चलो ठीक है ए से सी तक जा सकते भी हैं कि नहीं। तो मैंने देखा कि अच्छा ए से बी तो जा सकते हैं क्योंकि ए को डिवाइड किया बी से तो आंसर 2 आ रहा था, चलो बढ़िया है ना। तो हमने ए बाई बी निकाल लिया। ओके, उसके बाद बी से कहाँ कहाँ जा सकते हैं, बी से सी जा सकते हैं, तो पता चला कि बी बाई सी भी मिल गया। तो मल्टीप्लाई करते चलते हैं, अभी 2 मिला था ना, फिर मल्टीप्लाई किया, बी से सी का कितना था 3 था, मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो 6 आ गया। तो जैसे ही आप सी पे पहुँचे तो आपको याद आ गया, अच्छा हाँ मुझे ए मेरा सोर्स था और सी मेरा डेस्टिनेशन था, है ना। तो आप सी पर पहुँच गए, यही आपका आंसर होगा 6, और सही बात भी आंसर आपका 6 ही है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा थोड़ा फीलिंग दे रहा है कि भाई मुझे तो यहाँ ट्रैवर्सल करना पड़ रहा है। भले आप मैप में ट्रैवर्सल करोगे तो याद करो ना, मैप में ही तो हम स्टोर करते थे अपना एडजेसेंसी लिस्ट और ट्रैवर्सल करते थे, उसी को बोलते थे BFS या तो DFS। भाई अल्टीमेटली ये ग्राफ की तरफ कन्वर्ज कर रहा है ये क्वेश्चन, है ना। तो यहाँ तक हमें ये तो समझ में आ गया कि अच्छा दिमाग कैसे लगाया हमने कि भाई इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो ए बाई सी मिल जाएगा। चलो ठीक है, ये भी अच्छी बात है। तो आप एक्चुअली में आप स्टोर कैसे करोगे, ऐसे स्टोर करोगे। फिर आपने सोचा कि भाई ए बाई सी अगर पूछा है तो ए बाई बी पता है, फिर बी से सी भी गया तो बी बाई सी भी पता है मुझे, मल्टीप्लाई किया तो ए बाई सी निकल गया। तो देखा जाए अपने ट्रैवर्सल किया है ना, ए से बी गए बी से सी गए, तो यानी कि ये क्या है भाई, ग्राफ ट्रैवर्सल का क्वेश्चन है, नथिंग एल्स। ओके, तो यहाँ से हमें पता चल गया कि ग्राफ ट्रैवर्सल क्वेश्चन है। चलो काम खत्म। और कैसे सॉल्व करेंगे इसको, BFS से या तो DFS से सॉल्व करेंगे, ये भी क्लियर हो गया। अब ठीक है, अब चलो ठीक है, वी आर हैप्पी कि भाई पता तो चल गया हाँ ग्राफ की तरफ जा सकता है। बट मैं ऑनेस्टली आपको बताऊँ तो काफ़ी डिफ़िकल्ट है फिगर आउट करना इंटरव्यू में अगर आप बैठे हो कि भाई ये क्वेश्चन ग्राफ से बनेगा। यू विल डेफिनेटली नीड अ हिंट फ्रॉम द इंटरव्यूअर, वो डेफिनेटली आपको हिंट देगा भी, उसकी टेंशन मत लो। ऐसे क्वेश्चन रेयर होते हैं बट बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं, इसीलिए दिस क्वेश्चन इज़ वन ऑफ माई फेवरेट्स, है ना। ये क्वेश्चन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि तो वो डायरेक्ट बोल देता था कि भाई कनेक्टेड है ए से बी और उसका वेट है 3, तब तो आसानी से बना देते आप, है ना। अगर ये ए बाई बी ना दे के वो डायरेक्टली ऐसे बोल देता कि ए एक नोड है बी एक नोड है और इसका वेट है 2, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं होती, बहुत आसानी से बन जाता। बट इन्होंने अलग तरीके से घुमा फिरा के बस क्वेश्चन में पूछा है यहाँ पर। एक्चुअली में ये ग्राफ का ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो नाउ वी आर हैप्पी कि हाँ ए बाई बी या बी बाई सी है, ए बाई सी पूछा तो हमने बना लिया मल्टीप्लाई करके। ठीक है, अब देखो, अब यूज़र तो कुछ भी क्वेश्चन कर सकता है, मतलब क्वेरी में मान लेते हैं वो पूछ देता है मुझसे E बाई डी। ठीक है, तो भाई E तो अवेलेबल ही नहीं है, तो मेरा आंसर डायरेक्ट -1.0 होगा। दैट्स इट। ठीक है, ये तो अच्छी बात है, हम डायरेक्ट चेक कर लेंगे हमारे मैप में E प्रेजेंट था कि नहीं था तो -1। ओके, चलो अब एक और चीज़,
मान लेते हैं C/A पूछ लिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान से सुनो, ठीक है। मान लेते हैं यूज़र ने C/A पूछ दिया, तो अब एक चीज़ देखो, यहाँ पर क्या C दिख रहा है कहीं पर? यस, C तो दिख रहा है, ओके। और क्या है, C/A पूछा है, तो क्या यहाँ पर A दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, मतलब चांसेस है कि आंसर निकल सकता है, ठीक है। बट आप खुद सोचो कैसे निकालोगे यार, A/B है और B/C है, C/A कैसे निकालोगे, ठीक है। C/A तो मुश्किल है निकालना। बट एक चीज़ देखो, अगर आपने C/B को मल्टीप्लाई कर दिया B/A से, मतलब इसको आपने उल्टा कर दिया, C/B कर दिया, ओके। और इसको आपने क्या कर दिया, B/A कर दिया, इसको मल्टीप्लाई कर देखो, B कट जाएगा, आंसर क्या आएगा, C/A, ठीक है। आंसर आएगा C/A। तो इसका मैंने क्या किया था, B/C को C/A कर दिया था, यानी कि 1/3 इंटू, और यहाँ पर क्या है, B/A किया था, यानी कि 1/2, यानी कि इसका आंसर 1/6 होगा, डिवाइड होकर जो भी आंसर आ जाए, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई अगर A/B दे रखा है = 2 दे रखा है इनपुट में, तो मैं पता क्या करूँगा, अपने ग्राफ में ना B/A का भी एक डाल दूंगा, मतलब B से A का भी एक इनपुट डाल दूंगा, और वो क्या होगा, जस्ट A/B का उल्टा होगा। A/B क्या है, 2 है, तो B/A क्या होगा, 1/2, ठीक है। क्यों? क्योंकि मुझे ये हेल्प कर रहा है यहाँ निकालने में आंसर, है ना, इस मेरा ये हेल्प कर रहा है आंसर निकालने में। चलो ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर B/C दे रखा था, तो मैं क्या करूँगा, C से भी B का भी निकाल दूंगा। B/C 3 था, तो C/B क्या होगा, 1/3। तो मैं अब अपना, यानी कि ये पता चल गया कि जो हम अपना ग्राफ बनाएंगे, या फिर इसको बोल दो एडजेसेंसी लिस्ट, क्योंकि ग्राफ में हम इसको एडजेसेंसी लिस्ट के नाम से जानते थे। हम जो अपना एडजेसेंसी लिस्ट बनाएंगे, उसमें हम अपना ग्राफ कुछ ऐसा बना रहे हैं, देखो A ये है, B ये है, A से B जाने का मतलब, यानी कि A/B है वो, उसकी वैल्यू 2 दे रखी है, और B से A जाने का मतलब क्या है, 1/2। ये रहा, हमने मैप में वही तो स्टोर किया है, ये रहा, A से B जाने का वैल्यू 2 है, B से A जाने का वैल्यू 1/2 है, ठीक है। अब मान लेते हैं उसने मुझसे C/A पूछ दिया, तो मैं क्या करूँगा, सिंपल अपने ग्राफ में जाऊँगा, C मेरा सोर्स है, C मेरा सोर्स है, मैं C से स्टार्ट करता हूँ जाना। स्टार्टिंग में मेरा प्रोडक्ट का वैल्यू क्या है, मुझे मल्टीप्लाई ही तो करना है ना, 1 है, ओके। C से कहाँ कहाँ जा सकते हैं, C से B जा सकते हैं, ठीक है। C से जब B पर गए तो प्रोडक्ट मेरा क्या हो जाएगा, 1 × 1/3, ठीक है। अब क्या B मेरा डेस्टिनेशन है, नहीं, मुझे A पर पहुंचना है ना, तो चलो कोई बात नहीं, 1/3 मेरा प्रोडक्ट है ही। B से कहाँ जा सकते हैं, B से 2 जगह जा सकते हैं, एक देख रहे हो यहाँ पर, B से A जा सकते हैं और B से वापस C भी जा सकते हैं, और दोनों की वैल्यू अलग अलग है। तो देखा है, तो मैं मैप है ना, तो यहीं पर डाल देता हूँ, B से C, 3 था, और B से A, 1/2 भी था, इसको हटा देता हूँ, ठीक है। तो ठीक है, B पर थे, B से कहाँ कहाँ जा सकते हैं, B से यहाँ जा सकते हैं C, 3 पर, बट C तो ऑलरेडी विजिटेड है ना, मैं C से स्टार्ट किया था, तो C को मैंने विजिटेड मार्क कर दिया होगा, तो यहाँ तो मैं नहीं जाऊँगा। B से और कहाँ जा सकते हैं, B से A जा सकते हैं, तो ठीक है, B से जब A गए तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्या था वैल्यू स्टार्टिंग में, 1 × 1/3 था, और अभी A तक पर जब गए तो 1/2 से भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो आंसर आ गया 1/6। फिर चेक कर लेते हैं ना, क्या A मेरा डेस्टिनेशन है, यस A मेरा डेस्टिनेशन है, तो मेरा आंसर आ चुका होगा, आंसर मेरा क्या है, 1/6 है, यही मेरा आंसर हो गया, ठीक है। तो देखा जाए तो हमारा कितना सिंपल हो गया अपना ये क्वेश्चन, जो कितना घुमा फिरा के पूछा गया था, कि सबसे पहले तो ये पता चलेगा कि भाई ग्राफ का क्वेश्चन है, तो मुझे क्या बनाना पड़ेगा, एडजेसेंसी लिस्ट बनाना पड़ेगा। एडजेसेंसी लिस्ट में कैसे डालेंगे, A/B अगर गिवन है तो इसको मैं एडजेसेंसी लिस्ट में कैसे डालूंगा, A से B है, उसकी वैल्यू 2 दे रखी है। सिमिलरली मैं क्या करूँगा, B से अगर A है तो A/B की वैल्यू 2 थी ना, तो मैं 1/2 डाल दूंगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, तो मैं ग्राफ ऐसे बना लूँगा एडजेसेंसी लिस्ट। उसके बाद मैं क्या करूँगा, सिंपली DFS या BFS किसी से भी सॉल्व कर लो, मैं DFS से सॉल्व करूँगा, ओके। BFS से आप खुद से भी कर सकते हो, हाँ ठीक है। तो DFS में चलाऊँगा, और स्टार्टिंग में प्रोडक्ट तो मेरा वैल्यू 1 होगा, प्रोडक्ट = 1 होगा, सोर्स = जो गिवन रहेगा, जो क्वेरी में क्या दे रखा होगा कि भाई A/C निकालना है, तो A मेरा सोर्स है, तो सोर्स में A डाल लिया, और डेस्टिनेशन मेरा क्या है, C है ना, डेस्टिनेशन मेरा C है, तो मुझे C तक पहुंचना है, ओके। तो भाई हम सोर्स से स्टार्ट करेंगे DFS मारना, और प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई करते जाएंगे जहाँ जहाँ जा रहे हैं, ठीक है। प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई करते करते अगर हम डेस्टिनेशन तक पहुँच गए, तो मेरा प्रोडक्ट का जो फाइनल वैल्यू होगा वही मेरा आंसर होगा, ठीक है। और
एज केस में क्या क्या है, एज केस में क्या है कि अगर अवेलेबल नहीं है जो सोर्स जो दे रखा है तो डायरेक्ट -1 बोला है इसने रिटर्न करने को, ठीक है, -1 डाल देने आंसर में। यहाँ तक क्लियर है। तो देखा जाए तो ये जो 4 स्टोरी पॉइंट है, 1 2 3 4, इसी 4 स्टोरी पॉइंट से पूरा ग्राफ का क्वेश्चन हमारा ही बन जाएगा। और आपको ऑलरेडी पता है डीएफएस कैसे लिखते हैं, 1000 बार मैंने बता रखा है आपको। तो चलो डायरेक्ट लीड कोड में जाके अब इसका सोल्यूशन करते हैं। ओके, तो चलो इसका कोड स्टार्ट करते हैं और जैसे समझाया बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे। सबसे पहले क्या बोला था कि एडजेसेंसी लिस्ट बनानी पड़ेगी, ठीक है। सबसे पहले तो n निकाल लेते हैं, n इज इक्वल टू ई इक्वेशंस डॉट साइज निकाल लो। ओके, उसके बाद हमें एडजेसेंसी लिस्ट बनाना है, ठीक है, अनऑर्डर्ड मैप, ठीक है। याद करो पहले क्या होता था, इंट ऑफ वेक्टर ऑफ इंट होता था ना, ए डी जे। इस बार क्या है, इंट नहीं है ना, इस बार हर एक नोड स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग है। और वेक्टर ऑफ इस बार क्या होगा, पेयर होगा ना, ये डेस्टिनेशन है स्ट्रिंग, और वैल्यू क्या है उसकी, है ना, वैल्यू क्या है, डबल होगी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। ओके, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन एन, आई प्लस प्लस। अब स्टार्ट करते हैं, स्ट्रिंग ऑफ यू इज इक्वल टू इक्वेशंस इक्वेशंस ऑफ आई का 0 में पहला वेरिएबल था, है ना, मान लेते हैं वो ए था, ठीक है। स्ट्रिंग ऑफ v इज इक्वल टू इक्वेशंस ऑफ आई का दूसरा वेरिएबल, मान लेते हैं ये b है, यही दो दे रखा है। उसके बाद जो अपना वैल्यूज़ वाला वेक्टर है उसमें वैल्यू दे रखा है, तो डबल वैल्यू मतलब किसका वैल्यू है, ये a बाई वी का, b का, यानी कि u बाई वी का वैल्यू है, ठीक है, वैल्यूज़ ऑफ i। ओके, इसमें किसकी वैल्यू दे रखी है, a की जो भी वैल्यू होगी u बाई वी, यानी कि, या तो ऐसे बोल लो a बाई बी की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। इस केस में क्या है, हमने u में असाइन किया और v में असाइन किया, तो ये एक्चुअली में u बाई वी का वैल्यू है, ठीक है। तो अब चलो ग्राफ बनाते हैं। मैंने क्या बोला था कि ए डी जे ए पुश अंडरस्कोर बैक किससे डिवाइड हो रहा है, v से, वैल्यू क्या आ रहा है, वैल। यहाँ तक क्लियर है। और एक और चीज़ मैंने क्या बोला था कि भाई रिवर्स भी स्टोर कर लेते हैं, ए डी जे ऑफ v से अगर डिवाइड किया u को, तो u बाई वी का वैल्यू वैल है, तो v बाई यू का वैल्यू क्या होगा, 1 बाई वैल। लेकिन हमें डबल में स्टोर करना आंसर्स को, तो 1.0 कर दोगे ना तो डबल में ही आंसर ये कन्वर्ट हो जाएगा डबल में, ठीक है। तो ये है मेरा a बाई बी, ओके, और ये मेरा क्या है, b बाई ए है। यहाँ तक क्लियर हो गया कि हमने अपना पहला स्टेप कर लिया, मेक ग्राफ, यानी कि ए डी जे बना लिया हमने। ओके, अब हम एक वेक्टर डिफाइन कर लेते हैं जिसमें हम अपना आंसर स्टोर करेंगे, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं, सारे क्वेरीज़ का आंसर मांग रहा है ये मुझसे, तो सारे क्वेरीज़ में इटरेट कर लेते हैं, ऑटो एंड क्वेरी इन क्वेरीज, ठीक है। एस आर सी इज इक्वल टू सोर्स क्या है, क्वेरी का पहला स्ट्रिंग और डेस्टिनेशन क्या है मेरा, क्वेरी का दूसरा वाला। सोर्स और डेस्टिनेशन मिल गया, डबल मुझे आंसर निकालना है भाई, आंसर अभी मुझे नहीं पता है तो -1.0 मान के चलता हूँ, ठीक है। अभी तो मुझे आंसर नहीं पता ना, वो मैं निकाल लूँगा, ठीक है। और करंट मेरा प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट की वैल्यू स्टार्टिंग में क्या है, 1.0 है, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई करते करते डेस्टिनेशन तक पहुँचेंगे तो जो मल्टीप्लिकेशन का फाइनल रिजल्ट होगा प्रोडक्ट में सेव्ड होगा, वही मेरा आंसर होगा, ठीक है। तो चलो अपना DFS लिखना स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैंने बोला था ना कि ADJ डॉट फाइंड, अगर सोर्स है ही नहीं, है ना, अगर इज नॉट इक्वल टू ADJ डॉट एंड, अगर वो सोर्स अवेलेबल है तभी तो आप उस पर DFS चलाओगे ना, ठीक है, तभी तो DFS चलाओगे, वरना -1.0 ही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो DFS चलाते हैं। अब DFS जब चला रहे हैं तो ADJ भेजना पड़ेगा, सोर्स भेजना पड़ेगा, डेस्टिनेशन भेजना पड़ेगा, ठीक है। फिर मैंने याद है बोला था ना कि एक विजिटेड रखना पड़ेगा, विजिटेड एरे। तो मैं विजिटेड, यहाँ पर क्या है कि जो सोर्स है वो स्ट्रिंग दे रखा है ना, जितने भी नोड्स हैं वो स्ट्रिंग है, तो मैं आसानी के लिए क्या करता हूँ, अनऑर्डर्ड सेट ले लेता हूँ स्ट्रिंग का, ठीक है, उसको विजिटेड मैं मान रहा हूँ, ठीक है। अगर कोई भी नोड विजिट हो गया तो उसको मैं इस विजिटेड वाले अनऑर्डर्ड सेट में डाल दूंगा, ठीक है। तो मैं विजिटेड भी भेजूंगा, ठीक है। और करंट मेरा प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है वो, और आंसर में मैं आंसर स्टोर कर लूँगा, ठीक है। और DFS मार के मेरे आंसर में जो भी वैल्यू स्टोर्ड होगी मैं रिजल्ट में उसी को पुश बैक कर दूंगा, ठीक है। यहाँ तक तो बहुत क्लियर लग रहा होगा।
और जब सब कुछ ख़त्म हो गया तो लास्ट में रिजल्ट को भेज देंगे। अब बात आती है कि हमें अपना DFS लिखना है, वॉइड ऑफ DFS। ठीक है, क्या क्या भेज रहे हैं भाई? सबसे पहले तो अपना हम पूरा का पूरा ADJ भेज रहे हैं। ओके, तो ADJ भेज दिया। उसके बाद क्या भेज रहे हैं? सोर्स भेज रहे हैं। उसके बाद क्या भेज रहे हैं? डेस्टिनेशन भेज रहे हैं। उसके बाद क्या भेज रहे हैं? विजिटेड भेज रहे हैं ना, विजिटेड वाला डेटा स्ट्रक्चर वो यहाँ पर है। ठीक है, विजिटेड एंड विजिटेड भेज रहे हैं। और क्या भेज रहे हैं? करंट प्रोडक्ट मेरा क्या है, करंट प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है, और मेरा आंसर में जो भी वैल्यू है वो मैं स्टोर कर लूँगा, इसीलिए रेफरेंस से ले रहा हूँ, है ना, कि यहाँ पर एंड में जो भी स्टोर हो गया। ओके, तो मतलब एंड क्यों डाला है? रेफरेंस के लिए, आंसर में अपडेट होगा तो वो इधर भी रिफ्लेक्ट हो जाएगा मुझे, है ना। तो M%, इसीलिए M% आंसर ले रहा हूँ यहाँ पर। यहाँ तक क्लियर है? और एक चीज़ और बताओ, यहाँ पर देख रहे हो जितनी बार DFS कॉल रहे हैं उतनी बार नया विजिटेड अनऑर्डर्ड सेट बनेगा। क्यों ऐसा है? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ना, हर क्वेरी के लिए अलग अलग मुझे ट्रीट करना है। हर एक क्वेरी एक अलग, मतलब हर एक क्वेरी को मुझे अलग ट्रीट करना है, राइट, है ना। तो पहले वाली क्वेरी को जब मैं सॉल्व करूँगा तो उससे जो विजिटेड को मैं मार्क कर दूंगा, तो दूसरे वाली क्वेरी को सॉल्व करूँगा तब थोड़ी ना विजिटेड वही वाला मार्क्ड रहेगा, वापस से नया विजिटेड रिफ्रेश करना पड़ेगा। इसीलिए हर बार मैं विजिटेड नया बना रहा हूँ हर बार DFS कॉल करने के लिए। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा, बट स्टिल मैंने बता दिया है। तो अब अपना एकदम बेसिक वाला विजिटेड स्टार्ट करता हूँ DFS। ठीक है, अगर विजिटेड डॉट फाइंड सोर्स नॉट इक्वल टू विजिटेड डॉट एंड, मतलब क्या हुआ इसका, कि अगर ये सोर्स ऑलरेडी विजिटेड है तो कुछ नहीं करना, रिटर्न कर जाओ। ठीक है, चलो ठीक है, अगर विजिटेड नहीं है तो विजिटेड ऑफ सोर्स को विजिटेड में इंसर्ट कर दो सोर्स को कि भाई ये विजिट हो गया, मार्क विजिटेड। यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद अगर ये सोर्स मेरा डेस्टिनेशन के बराबर है, मतलब मैं डेस्टिनेशन तक पहुँच गया हूँ, इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा आंसर ये प्रोडक्ट की जो करंट वैल्यू है वही होगा। ठीक है, और यहाँ पर मैं रिटर्न हो जाऊँगा यहाँ से। ठीक है, यहाँ से रिटर्न हो गया, बस एकदम सिंपल था। और अगर अभी तक मैं डेस्टिनेशन तक नहीं पहुँचा हूँ तो सोर्स से मैं जहाँ जहाँ जा सकता हूँ वहाँ वहाँ जाऊँगा ना। ठीक है, ऑटो P ADJ ऑफ सोर्स, सोर्स से कहाँ कहाँ जा सकता हूँ। ठीक है, तो क्या था, पेयर था ना, स्ट्रिंग ऑफ V P डॉट फर्स्ट में था, और इसकी वैल्यू क्या थी, डबल वैल इज इक्वल टू P डॉट सेकेंड। ठीक है, तो सिंपल क्या करना है, DFS मानना ADJ। इस बार मैं कहाँ आ गया हूँ, सोर्स से मैं V पर आ गया हूँ। ठीक है, V पर आ गया, डेस्टिनेशन DST है मेरा, विजिटेड है। और देखो यहाँ ध्यान दो, सिंस मैं सोर्स से जब V आ गया तो अभी जो मेरा करंट प्रोडक्ट चल रहा था उसमें मैं करंट वाले वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दूंगा, है ना। यही कर रहे थे समझाते वक्त, और आंसर को भेज दिया। ठीक है, तो चलो इसको सबमिट करके देख लेते हैं कि हमारा आंसर एक्सेप्ट हो रहा है कि नहीं। और एक चीज़ याद रखना, ये बहुत चांसेस है कि डेस्टिनेशन मिले ही ना आपको, है ना, बट हमने अपने तरफ से बेस्ट क्या कर लिया कि A/B और B/A दोनों स्टोर कर लिया। ठीक है, यहाँ पर क्या इशू आ रहा है, अनऑर्डर्ड मैप स्ट्रिंग वेक्टर ऑफ पिंग स्ट्रिंग डबल, आई थिंक ये गलत मिस हो गया था एक ब्रैकेट। लेट्स सी नाउ, आई होप सारे एग्जाम्पल्स पहले देख लेते हैं एक्सेप्ट हो रहे हैं कि नहीं। इक्वेशंस का स्पेलिंग TI, देखते हैं कहीं और भी स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है। देखो सारे एग्जाम्पल तो पास हो गए हैं और ये सबमिट भी हो जाएगा, बट मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, BFS से ज़रूर ट्राई कर लेना, ज़्यादा कुछ है नहीं, सेम बस जैसे DFS लगाए वहाँ BFS लगा लेना। लेकिन एक और तरीका जिससे बन सकता है वो अपना डिसजॉइंट सेट यूनियन है। बहुत लोगों के मन में आया भी होगा ये अप्रोच, ठीक है, कि इससे बन सकता है कि नहीं, और मैं उसका वीडियो सून बनाऊँगा, जल्दी बनाऊँगा। ठीक है, इसको सबमिट करके देख लेते हैं, लेट्स सी इफ एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी बहुत ईजी है, तो सबमिट हो गया है, वी हैव पास ऑल द टेस्ट केसेस। ठीक है, आई डोंट नो मेरा स्ट्रीक क्यों रीसेट हो गया है, लेट्स सी, बट मैं बताता हूँ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। क्वेरीज जितने भी होंगे उसका लेंथ मान लेते हैं n है, तो यहाँ पर O ऑफ n तो लगेगा ही लगेगा। ठीक है, क्योंकि n अगर क्वेरीज का लेंथ है और हर बार DFS कॉल कर रहे हैं। आपको याद है DFS का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता था, V प्लस E, जहाँ V है नंबर ऑफ वर्टिसीज, E है नंबर ऑफ एजेस, तो n इंटू V प्लस E होगा अपना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इस क्वेश्चन का। ठीक है,
आई होप आई वॉज एबल टू हेल्प. कोई डाउट होती है प्लीज़ रेज इन द कॉमेंट सेक्शन, ट्राई टू हेल्प यू आउट. सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.